ये पब्लिक है, सब जानती है। पीएफआई की टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने देश भर में 14 राज्यों में कल आपने देखा रेड की। 106 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सवाल हमने कल भी पूछा था, आपको याद होगा, कि आखिरकार जो देश के खिलाफ साजिश रचे और देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए फंड इकट्ठा करे, उनकी सजा क्या यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसे प्रतिबंधित नहीं कर देना चाहिए? हर व्यक्ति यही कह रहा था कि हां बिल्कुल, जो देश के खिलाफ हम उसके खिलाफ। लेकिन ऐसे में वो कौन लोग हैं जो आज इस रेड के खिलाफ सड़कों पर उतरे, आज इस प्रदर्शन के खिलाफ उतरे कि कल किस तरीके से रेड की गई थी? पीएफआई के फंड की पड़ताल कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी ले डूबेगी? एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ केरल में बंद बुलाया, कोई परमिशन इसके लिए नहीं ली गई, इसके बावजूद उन्होंने हड़ताल की। ये पीएफआई के ही कार्यकर्ता थे। ऐसे में सवाल यह है कि एनआईए की कार्रवाई, लेकिन पीएफआई क्यों बौखलाई? क्या इसीलिए हड़ताल बुलाई, या फिर किसी बड़े खुलासे की आशंका को देखते हुए पीएफआई ने हंगामा काटा है, या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन आरोपी की पेशी को देखते हुए हड़ताल के बहाने हिंसा को अंजाम देने की साजिश रची गई? क्योंकि शहर शहर हिंसा की तस्वीरों ने लोगों को परेशान किया। बीजेपी और आरएसएस के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया स्वतः स्फूर्त। और ऐसे में केरल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर के कहा कि बिना परमिशन के आप हड़ताल कैसे बुला सकते हैं? तो ऐसे में सवाल यह है कि कट्टर सोच पर लगेगी लगाम, अब हो गया इसका इंतजाम? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे हम ये बहस और पूछेंगे ये सवाल कि आतंक की पाठशाला अब हिंसा का सहारा। क्या है, एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? भाई क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। मोदी जी सरकार की विशेषताओं में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू इनएफिशिएंसी और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। और ये तीनों का परिणाम आज आप देश में देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था आगे इसलिए बढ़ रही है, एक क्लीन अप हो गया है सिस्टम, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और आतंकवाद के ऊपर पूरा नियंत्रण लेने के लिए दृढ़ता से काम हो रहा है। कश्मीर से लेकर आज केरला तक आतंकवाद पर शिकंजा कसने का एकदम हिम्मत के साथ कार्रवाई हो रही है। सवाल एक ही है, उसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए कि 8 साल से पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की? जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती हैं और उसको अपना काम करने देना चाहिए। निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे गंभीरता से काम होता है और आज हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्हीं के बदौलत आज हम पूरी सुरक्षा के साथ देश में रह रहे हैं। तो सार्थक तरीके से कानूनी दायरे में सारी कार्रवाई जांच होती है, उसका जो है हम सबको सहयोग करना चाहिए। तो आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी होती रही और ये नारेबाजी होती रही, तो कुल मिलाकर के आज आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, एनआईए की छापेमारी का विरोध हुआ। अब ऐसे में एक खबर आपको बतानी और जरूरी है, वो ये, कल इमाम उमर मोहम्मद इलियासी से मुलाकात हुई थी मोहन भागवत की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बता दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक अच्छा संगठन है और आरएसएस के साथ ये मुलाकात से ही ये दूरी पार्टी जा सकती है। लेकिन आज के माहौल में देखा जाए तो आखिरकार ये तस्वीर बनाने की कोशिश क्यों की गई कि जैसे ही ये कार्रवाई हुई, आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी और तमाम लोग सड़कों पर। इस वक्त हमारे साथ खुद इलियासी साहब मौजूद हैं, उमर अहमद इलियासी। सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि आज के मौजू से, आज के दिन से, कल तो जो हुआ मैं आऊंगा उस पर कि आपकी मुलाकात कैसी रही, लेकिन इलियासी साहब आज के मौजू से अगर मैं शुरू करूं, आप कल मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि देखिए वो मदरसे में आए, स्टूडेंट से मिले और वो संगठन जो है
क्योंकि भारत गंगा जमुनी तहजीब है, हम एक साथ मिल करके रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंक की फंडिंग करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसे तमाम मुसलमानों से जोड़ करके देखा गया और आरएसएस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। ये कैसे है उमर अहमद इलियासी साहब? आवाज आ रही है इलियासी जी? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि अब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई छोटे मोटे पद पर हों, बाकायदा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। तो इनकी मुलाकात, और ये इनकी कॉल थी, इनकी कॉल पर सरसंघ प्रमुख पहुंचे थे। तो ऐसे में यही है कि क्या आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कोई एक एजेंडा फैलाया जा रहा है? एनआईए की कार्रवाई हुई तो फिर आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी क्यों? तो आज ये सवाल भी उठने ज़रूरी हैं। तो आखिरकार हम एक और सवाल भी बहुत ज़रूरी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई तो हो रही है टेरर फंडिंग के खिलाफ, कार्रवाई तो हो रही है भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग जो की गई, दंगों के लिए जिसके लिए टेरर फंडिंग की गई, और इस टेरर फंडिंग में जो लोग मुलव्वस थे उन लोगों के लिए की गई है। लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए भी जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, क्या वो नहीं जानते कि ये कार्रवाई क्यों की गई है? चलिए, तो फिलहाल इस वक्त हम बहस की शुरुआत करते हैं। इलासी साहब जब जुड़ेंगे उनको भी हम इस बहस में शामिल करेंगे। आपको पैनल से मिलवा दूं, महंत नवल किशोर दास है, हिंदू धर्मगुरु, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, अब्दुल हमीद नोमानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, यास्मीन फारूकी हैं, सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, साथ ही साथ संजीव उनियाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मैमूना नरगिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नोमानी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। चलिए, आवाज लगता है नोमानी साहब तक नहीं जा रही है। यास्मीन फारूकी, आप तक आवाज आ रही है? मैमूना नरगिश, मैमूना जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुझे जरा ये समझाइए कि कल जब कार्रवाई एनआईए की होती है उन लोगों के खिलाफ, जब ये कहा जा रहा था कि ये बहुत पुराना केस चल रहा है कि आतंक की फंडिंग हो रही है, बहुत बार दिल्ली के दंगे हुए, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम जगहों पर जिस तरीके की चीजें आ रही थी वो कुछ देश विरोधी एक्टिविटीज हैं, तो पूरा देश एकजुट था। कल भी मैंने डिबेट की थी, तमाम मौलाना थे, तमाम लोग थे, मुफ्ती थे, धर्मगुरु थे, नेता थे, सब इस पर एक्टिव थे। जब देश की बात आती है तो इसमें जीरो टॉलरेंस से कार्रवाई हो रही है, तो इसके साथ तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन आज लोग मुसलमानों पर कार्रवाई के नाम पर कुछ लोग जो सड़कों पर आ जाते हैं, आप उसे कैसे जस्टिफाई करती हैं, आप उसे कैसे देखती हैं? सर, जो लोग उनके फेवर में आ रहे हैं उनके पास कोई तो लॉजिक होगा फेवर में आने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी अगर कोई आतंकवादी मुसलमान निकलता है, कोई भी आरोपी किसी चीज में मुसलमान निकलता है, तो आपने देखा होगा कभी भी मुसलमान उसके फेवर में नहीं खड़ा होगा। तो कोई तो लॉजिकल व्यूज होंगे उनके पास कि जो वो पीएफआई के फेवर में आके खड़े हो रहे हैं। और एनआईए की बात मैं अगर करती हूँ तो सर, एनआरसी के कितने ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं और 2 साल से एनआईए की का शिकार होकर जेल में उनकी जिंदगी कट रही है, जबकि वो नौजवान स्टूडेंट हैं, जामिया के कुछ स्टूडेंट्स हैं, एएमयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं एनआरसी में, जिन्होंने सिर्फ खाली आंदोलन किया था और एनआईए के शिकार होकर वो 2 साल से जेल की सजा काट रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं एक लॉजिकली पॉइंट रखने की आदी हूँ, और मेरा लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर कल पीएफआई के फेवर में लोग खड़े हुए हैं तो कोई ना कोई लॉजिकल व्यू उनके पास होगा, और बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सबूत के। अच्छा, ये आपको कैसे पता कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है? ये आपको कैसे पता कि सबूत नहीं है? पब्लिक डोमेन में तो एनआईए डालेगी नहीं कि देखिए फलानी जगह पर फलाने को उड़ाने की जो है साजिश थी, इसलिए मैंने ना आज ये कार्रवाई करनी है। अब ये तो कहेंगे नहीं, अब एनआईए ये तो बताएगी नहीं कि ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी है, फलाना दिन, फलाना जगह, फलानी चीज पर हमला हो सकता है। तो मैमूना जी, पीएफआई के दफ्तर चले जाएं, थोड़ी सी पूछताछ करनी।
सर आप ऐसे क्या थोड़ा ना होगा। नहीं सर, क्या आप उस लड़की को भूल गए जो जो प्रेग्नेंट थी और जिसको 3-4 महीने तक जेल में बिना बिना सबूत के उसको डाला? मैम आप केस दर केस जो है, आप जो है एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल चीजों को लेकर के चीजों को जिसे कहते हैं ब्रॉडर तो नहीं कर सकती ना। जब यहां पर एक नहीं, मैं border नहीं पीएफ कर रही, लेकिन मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। कोई ना कोई मैम, logical ऐसा है point कि तो आप होगा ना, जो वो सड़कों आप पे उतर सेलेक्टेड रहे केस को उठा करके इस आप पूरे मुझे- केस के साथ नहीं कंपेयर सर, कैसे मुझे कर आप- सकती हैं या कर नहीं, सकती नहीं, हैं? मैं कंपेयर किसी को नहीं कर रही सर, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एनआईए के अब तक के जो एनआरसी के बाद के जो फैसले हो रहे हैं ना, वो शक के बिना पे ज्यादा हो रहे हैं। वो एक अच्छा, कैसे? मैं वही तो लॉजिकल समझना चाह रहा हूँ, कैसे? धर्म के नाम पर टारगेट क्यों किया जा रहा है सर? अच्छा, वाह, मैं यही और मैं एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मुझे एक चीज बता दीजिए, अब तक के जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्या उसमें पीएफआई का किसी बंदे का नाम आया है प्रूफ के साथ कि ये कहा गया हो कि पीएफआई का ही बंदा था? आईएसआई का तो सर, सुन रहे हैं हम सब। तन से जुदा जो किसका नाम आया, कहां से फंडिंग आ रही थी? हिजाब मामले में किसका नाम आया, कहां से फंडिंग आ रही थी? उससे पहले सर, जो है दिल्ली किसान- दंगे में किसका नाम किसान आया, कहां से आंदोलन- फंडिंग आ रही थी? सर, उससे किसान पहले जब आंदोलन हुआ। केसेस सुनिए, खंगाले मैं गए तब जवाब कहां दे से रही हूँ। फंडिंग आ रही थी? बिहार के पूर्णिया किसान शरीफ से जो है, आंदोलन इतने में मामले भी तो यही मैंने ही कहा गिना गया दिए, था। इतने मामले तो मैंने ही किसान गिना दिए। आंदोलन भैया वो में भी पब्लिक यही डोमेन कहा में था। हमारे को अकाउंट्स थोड़ा ना दिखाएंगे। संजीव उनियाल तो मेरे साथ सर- है, तो संजीव उनियाल, किसान आंदोलन में भी तो यही कहा गया था कि फंडिंग बाहर से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है। तो मैम और फिर पता जांच नहीं एजेंसी है ना, खालिस्तान से उनको आ रही जांच है। करने दीजिए। क्यों? आपको इसमें धर्म कहां से नजर आ गया? नहीं तो सर, जांच संजीव करे उनियाल। ना, मना कौन कर रहा है? जांच करके फिर गिरफ्तार कीजिए ना, सबूत के साथ गिरफ्तार कीजिए ना। 100 लोगों को गिरफ्तार करना आप समझते हैं कि क्या आसान बात है? मतलब इतना इजी है कि आप उठाएंगे और 100 लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे? सर कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। भाई फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को पहले चेक तो करिए, वो आतंकवादी भेज रहे हैं नहीं, किसको या किसको कौन भेज प्रूफ? रहा है? नहीं, प्रूफ कैसे माने कि मेमूना मांग लेंगी प्रूफ होगा? महंत नवल किशोर दास को दिखा दें, क्यों नहीं? मैं स्वामी मानूंगी। चक्रपाणी जी को एक दिखा दें, भारतीय- अब्दुल हमीद नोमानी को दिखा दें, यास्मीन फारूकी को दिखा दें, या संजीव उनियाल को दिखा दें। क्यों चक्रपाणी नहीं जी सर, आपको पूरे दिखा दें देश को पहले तो? दिखाइए, नहीं, सर। चक्रपाणी जी को और दिखा दें पूरे पहले तो आप देश मान को लेंगी? दिखाइए, सर। किसको किसको सर दिखाएं? देखिए सर, शांति बनाए रखने के लिए देश को, सरकार को दिखाना चाहिए ताकि असली चेहरे सामने आए, दिखाना चाहिए। मैं या किसी को मतलब फेवर नहीं कर चक्रपाणी रही। महाराज जी, अगर एक कोई- एक अगर संगठन कोई गलत है तो की उसको फंडिंग ये पकड़िए, हम कहती मना है नहीं कि कर रहे। इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, देश को दहलाने की तमाम कोशिशें साजिशें आ गई हैं, और ये कह रही हैं कि ऐसा है कि उसके लिए भी पहले देश को बताना चाहिए, इजाजत लेनी चाहिए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से, फिर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी इजाजत नहीं चक्रपाणी, बोला सर मैंने, इजाजत नहीं बोला मैंने सर। तो फिर इजाजत ही हुई ना। नहीं बोला जब आपको कन्विंस नहीं करना है सर, कि भैया नो, देश, नो सर, आपको ये कन्विंस नो सर, करना है कि मैंने भैया देश इजाजत को नहीं उड़ाने की बोला। साजिश की जा रही है, आप इससे कन्विंस नहीं हो रही है, इजाजत नहीं आप बोला उनसे सर कन्विंस हैं मैंने। जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि नहीं फंडिंग सर, कर रहे हैं। इजाजत स्वामी नहीं बोला चक्रपाणी जी, अब आप ठीक है, अब आपने बहुत लॉजिक मेरे रख दिया ना, मैं आप आपसे चेक लॉजिक करके मैंने समझना चाह रहा इजाजत नहीं था। बोला। स्वामी चक्रपाणी, फिर उसके बाद नोमानी जी। कानपुर में पत्थरबाजी हुई, कानपुर में जिस प्रकार दंगे से दहलाने का प्रयास किया गया, और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी थे, उस समय जानबूझ करके उसमें पीएफआई कहा था, और तमाम ऐसे चाहे जिसे रामनवमी के दिन पत्थरबाजी करना, राम जी की जो शोभा यात्रा निकल रहा था, या दिल्ली में हनुमान जयंती पे जो निकल रहा था उस पे तमाम ऐसे चीजें हैं जहां पे जो उपद्रव करने का प्रयास पीएफआई ने किया। पीएफआई के खिलाफ एक दो नहीं कितने हैं, बिहार के सीधे एजेंसियों को वो आए, उनका जो रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट हुआ कि 2047 तक कैसे गजवाए हिंद बनाने का इसका षड्यंत्र चल रहा है, कैसे वो अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब बहन जी बैठ के जितना इनोसेंट भाव से कह रही कि हम तो जी लॉजिकल बात करते हैं, और बिल्कुल अलॉजिकल बात कर रही हैं। आप जरा सोचो कि कोई भी सरकारी एजेंसियां ऐसे ही गिरफ्तार कर लेता है किसी को। अरे भाई आप सोचो जरा कि देश दहलाने की बात है, अब क्या चाहते हैं, जब वो बम फोड़ दे उसके बाद उसको जाके गिरफ्तार किया जाएगा? अरे एजेंसियां इसीलिए होती है कि पहले बम फोड़ने के पहले इन आतंकियों को पकड़ा जाए। और आप कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान आतंकियों का समर्थन नहीं करता। जब अफजल को फांसी हुई थी उसके बाद उसी के समर्थन में नारे लग रहे थे। कश्मीर में कितने आतंकियों के खिलाफ यही जिहादी मानसिकता के इस्लामिक लोग जो है उसके समर्थन में नारे लगा रहे थे, और बदला लेंगे कि भाई अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है नारे कौन लगा रहा था? कोई हिंदू थोड़े लगाने जा रहा था। तो ये बातें न करिए। इस्लामिक जिहाद पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैला पड़ा है, और इसकी ट्रेनिंग होती है। और बहन जी आप बुरा मत मानिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप
से आप जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण या तो आप जुड़े हुए हैं या तो जरूरत से ज्यादा आप इनोसेंट बन रहे हैं। लेकिन आप इसको समझिए, देश के किसी भी देश की अस्तित्व से समझौता नहीं की जानी चाहिए। हमारा देश खतरे में पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से, ऐसे जिहादी मानसिकता के संगठन से, और आप कह रहे कि जी पहले 100 लोगों को गिरफ्तार कैसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लॉजिक चाहिए। देश खतरे में है तो पहले इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वो सामने वाला जो है वो देश को खतरे में डाल रहा है तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर दूं, है ना। नोमानी जी क्या ऐसा होगा? फिर कहा जाता है, मैं सो कॉल्ड दोबारा से कहता हूं, फिर कहा जाता है कि नहीं मुसलमानों को जो है उनसे रिलेट कर दिया जाता है, पीएफआई से रिलेट कर दिया जाता है, सब मुसलमान थोड़ा ना ऐसा है। कहां से रिलेट कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं कर दिया जाता, कोई नहीं खड़ा। कल भी मेरे साथ थे, तमाम मौलाना मुफ्ती थे, कोई साथ नहीं खड़ा था। वो कह रहे थे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए भाई, जो देश के खिलाफ है वो सबके खिलाफ है। लेकिन फिर ऐसे लोग सड़क पर कहां से आ जाते हैं जो कि डिफेंड कर लेते हैं धर्म के नाम पर? नोमानी जी, वो जो ट्रेनिंग लेकर के आए पीएफआई से वही सब है, वो एक नहीं हजारों तैयार उन्होंने कर दिया है, सबको आवश्यकता है गिरफ्तार करने की। संगठन के अध्यक्ष जो है वो मेयर इलियासी से जो भेंट की है उसको लेके जो है मुझे बताया गया था कि उस पर परिचर्चा है, यहाँ जो है पीएफआई को लेके चर्चा है। तो ये तो जो है जो शीर्षक है, जो मुद्दा है, वो उससे तो अलग जो है वो बात आ रही है। लेकिन ये अब चूंकि आपने ये शुरू कर दिया है तो मैं ये कहता हूँ, चाहे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई धर्म समुदाय के आधार पे समाज को, देश को बांटना जो है बिल्कुल गलत है। और जो भी काम हो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए और ये लगना चाहिए देशवासियों को, यहाँ की जनता को, कि धर्म, समुदाय और मुंह देख के जो है वो कार्रवाई या जो है व्यवहार नहीं हो रहा है, ये जो है लगना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से जो है ये लग रहा है कि एक तरफा जो है वो कहीं न कहीं जो है धर्म आधार को जो है वो पहचान को लेके, कपड़ों से पहचान को लेके। एक सेकंड चक्रपाणी जी, क्योंकि स्काइप से हैं तो ओवरलैप होता है, फिर सुनाई नहीं देता। एक सेकंड चक्रपाणी जी, एक सेकंड। क्या नोमानी साहब बोलिए, अब मैं समझ पा रहा हूँ, बोलिए आपका लॉजिक क्या है? तो हम नहीं बोल रहे थे। नहीं मैंने उनको आप लोगों की जो है दिक्कत है कि आप लोग जो है वो बोलने नहीं देते दूसरे पक्ष को। अरे नोमानी जी, मैंने उनको चुप कराया ना, विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा, अब विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा। चक्रपाणी जी आप अपने टर्न पे बोलिएगा। और असीमानंद की तो उस वक्त आप ये कह रहे थे कि एजेंसियां जो है वो गलत जा रही है, और अब जो है आपको लग रहा है कि एजेंसियां जो है वो सही दिशा में जा रही है। तो आप जो है वो जो अपराधी को और आरोपी को जो है दोनों में अंतर करके जो है आपको जो है वो बात कहनी चाहिए और अमल जो है करना चाहिए। जिहाद की ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें लगना नहीं चाहिए। तो जांच आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी, पहले ये बताइए। अब बम फोड़ने वाला अब्दुल निकलता है तो किसी लव जिहाद कहाँ पे देखा? आज तक आपने किसी को अपराधी सिद्ध किया है? नहीं होगा तो आपने अपराधी सिद्ध किया तो लेकिन उससे पहले नोमानी साहब आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप तो आरोप पे जो है नहीं तो, लेकिन उससे पहले आप क्लीन चिट क्यों दे देते हैं टीवी पर आकर के? मैंने कहा कि आरोपी और अरे देश के सोचिए, नोमानी जी, देश के सोचिए, कभी तो देशभक्ति नहीं, लेकिन क्यों आ जाता है? फिर बात वही होती है ना। एक सेकंड चक्रपाणी जी, एक सेकंड। संजीव उनियाल, ठीक है, मैं संजीव उनियाल को लेकर आता हूँ। संजीव उनियाल, फिर लेकिन क्यों आ जाता है? ये लेकिन लाने वाले वकील भी आ जाते हैं, ये लेकिन लाने वाले धर्मगुरु भी आ जाते हैं, इसमें धर्म का भी इसमें सहारा ले लिया जाता है, लेकिन आ जाता है। वही कल इतनी बड़ी कार्रवाई एनआईए की हुई और आज देखिए कह रहे कि सबूत दिखाओ, कैसे कार्रवाई कर ली? सचिन, मैं सोचता हूँ इनको चुप कराइए, मौलाना जी चुप रहिए जरा। अगर अपराधी अगर ये लोग सिद्ध हो जाते हैं तो अभी तक सरकार ने जो है पाबंदी क्यों नहीं लगाई है? पाबंदी इसीलिए नहीं लगाई। तो भैया पाबंदी भी लगा देंगे ना। पहले कह रहे कार्रवाई क्यों नहीं किया, फिर कहते हैं इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिलती, फिर कह रहे पाबंदी क्यों नहीं लगाई है। पाबंदी की तरफ ही कदम है, अब कुछ दिन वेट कीजिए, पाबंदी भी लग जाएगी। अब ऐसे संगठन जो है ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कि आतंक भी करते रहेंगे, वीडियो भी बनाते रहेंगे, पाबंदी भी नहीं लगेगी। फिर मैं आपसे बात करूंगा। अब संजीव ओनियाल एक एक करके कायदे की बहस करते हैं। संजीव ओनियाल जवाब दीजिए जो नोमानी जी कह रहे थे, फिर उसके बाद नवल किशोर दास। आज बहुत बड़ा दिन है, हर्षोल्लासित है लोग। इतना खतरनाक संगठन कहां से कहां तक चला था, आपको ध्यान आना चाहिए। संकट मोचन ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद बंबई लैंड ट्रक ब्लास्ट, 209 लोग मर गए थे जिसमें इंडिया गेट ब्लास्ट, हुंकार रैली ब्लास्ट मोदी जी की, बोध गया ब्लास्ट,
और इसका खुलासा कहां हुआ? बाटला हाउस में हुआ, और उसके बाद आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के दंगों में हुआ, शाहीन बाग में हुआ। आप ये बहुत खतरनाक संगठन है, और जब लोग ये आया करते थे पहले, तो सचिन आपको ध्यान होगा ये क्या कहते थे कि आप उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते, उनको जेल में क्यों नहीं डालते, उनको जो छापे क्यों नहीं मारते? कितने जबरदस्त चुप रहिए, आप लोग जो है आप उनके साथ इतना बड़की क्यों बोल रहे हैं? क्या आप भी उनका पार्ट एंड पार्सल है? हथियार खरीदो, मोबाइल को छोड़, क्या आप भी उनका पार्ट एंड पार्सल है? वो आप उनका पार्ट एंड पार्सल है क्या? जवाब दीजिए आज आप। मोबाइल छोड़ के हथियार खरीदो और जो आप उनका पार्ट एंड पार्सल है क्या? अरे देश के लिए मरने मिटने की कसम खानी चाहिए तुमको। जो लोग देश को बिल्कुल बर्बादी पे लगे हुए हैं, उनके अगेंस्ट अरे हमने खाई है, आपने कभी देश के लिए काम नहीं किया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता हमारे है। लोगों ने 55,000 लोगों ने जो है देश के लिए कुर्बानी दी है। मुसलमानों का आप क्या लोग हाल सिर्फ हुआ है देश की आपको पता है कुर्बानी ना? का चाइना नारा में लगाते हैं, आप लोग इनकी कभी आवाज देश बंद के करिए साथ भाई खड़े नहीं हुए हैं। मैं जरा इनकी आप पोल लोग खोलता हूं। अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, दलाली करते रहे उइगर अंग्रेजों के साथ। मुसलमानों का क्या हाल किया है चाइना में? बोलते नहीं हो वहां पर तुम। उइगर मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? यूएन की अगस्त की जब रिपोर्ट आई, तमाचे पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं मुसलमानों को, वहां उल्टा करके टांग दिया जाता है, वहां पर लेबर की तरह यूज किया जाता है, वहां उनको बोलने नहीं दिया जाता, आपको टोपी नहीं पहन सकते। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दिया है? उइगर मुसलमानों के बारे में सबसे बड़ी यही है ना। तो ठीक है, इससे पहले नहीं, मुझे एक बात बताइए, नुमानी जी कब तक जो है, कल तो इलियासी जी भी मिल लिए, कल तो इलियासी भी मिल लिए, उन्होंने कह दिया राष्ट्रपिता हैं सरसंघचालक, और कौन कहां मिलने के लिए गए? बाकायदा उनके वहां मदरसे में मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने तो कॉल ली थी, वो तो मस्जिद में आ गए, इंतजार किया। मतलब कब तक जो है आप आरएसएस का डर दिखा करके मुस्लिम युवकों को भड़काते रहेंगे कि भैया मुसलमान खतरे में हैं? कब तक जो है वो उसकी आड़ में ऐसे ऐसे लोग बनते रहेंगे जो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आतंकी पाठशालाएं चल रही हैं? महंत नवल किशोर दास जी, कब तक जो है इस तरीके की फैक्ट्री जो है चलती रहेगी और सिर्फ डर दिखाते रहेंगे ताकि मेन स्ट्रीम में आम मुसलमान आ ही ना पाए? जबकि मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान जो है, और मेजॉरिटी जो है वो चाहती है ये कि ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगे। भैया वो हमारे नाम पर कौन सी कल्चरल एक्टिविटी कर रहा है? नवल किशोर दास जी, देखिए, देश का पढ़ा लिखा मुसलमान देश के संविधान को भी मान रहा है, यहाँ के विधान को भी मान रहा है, और राष्ट्र के स्वाभिमान में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता भी दे रहा है। अब दिक्कत क्या है? जो लोग इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं, सिम्बी का ही नाम रूपांतर, ये नाम बदल दिया है, हाँ, PII कर दी है, वही सिम्बी ही है, और एक नहीं कई घटनाओं में इनका हाथ रहा है, संदिग्ध स्थिति इनकी रही है। राष्ट्रद्रोह कोई भी संगठन करेगा तो जो कानूनी व्यवस्था रखने के लिए, संविधान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं काम करेंगी कि नहीं करेंगी? अब एक इस्लाम के नाम पर जो लोग एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं आतंकवादियों का, ये दुखद है। आज बहुत क्षेत्र में कई जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो सामने आ रहे हैं और वो मानते हैं कि राष्ट्र के साथ मेरा स्वाभिमान है, मैं केवल इस्लाम के लिए नहीं राष्ट्र के लिए जी रहा हूँ, यहाँ के संविधान को मान रहे। ऐसे कई लोग हैं, पर दिक्कत क्या है? पेट में दर्द उनके हो रही है जो इस्लाम के नाम पे जिहाद चलाते हैं, आतंकवाद करते हैं, उनकी दुकानें बंद न हो जाए कहीं। आप देख रहे हैं कितनी फंडिंग होती है, इसको कितनी फंडिंग हो रही है, चाहे सिम्मी के रूप में थी चाहे PII के रूप में है, कितनी फंडिंग होती है, कहाँ से आ रहा है, क्या करने के लिए आ रहा है? हर जगह वही तो कई बार कहता हूं ना कि नहीं, मैं तभी तो कई बार कहता हूं ना कि ज्यादा खतरा शायद उन फंडिंग या उन संगठनों से नहीं है जो कि खुलेआम पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरीके का काम कर रहे हैं जो कि देश के विरोध में है, बल्कि उन कारपेट या फिर यूं कहें कि उन स्लीपर सेल से हैं जो लोग सड़क पर आकर के उनका बचाव करते हैं। शायद असली बेनिफिशरीज वही हैं, देश को असली खतरा उन्हीं लोगों से है जो उनके बचाव में भी आ जाते हैं काउंटर शेलिंग करने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है वो इनोसेंट हो, जो उतरे हैं उनके पास तर्क होंगे, NIA के पास तर्क नहीं है। पब्लिक है ये सब जानती है, जो करे देश विरोध का काम उसके लिए कैसा सम्मान, क्योंकि कल NIA की पूरे देश भर में रेड होती है, PFI पर रेड होती है और बाकायदा रेड में 106 गिरफ्तारियां होती हैं और वही PFI जिसके ऊपर टेरर फंडिंग के लगातार आरोप लगते रहे हैं, जो टेरर फंडिंग को लेकर के हमेशा चर्चा में रही है और NIA इस केस की जांच लगातार कर रहा है और उसके बाद सुनियोजित तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज
उसको डिफेंड करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, हिंसक भी हो जाते हैं। ऐसा आखिरकार क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, मैमूना भी हैं और यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ी। यास्मीन जी, जो देश के विरोध में करे काम, हम उसका कैसे करें सम्मान? जो देश का विरोधी, हम भी उसके विरोधी ना, उसके लिए तो कोई जिसे कहते हैं हमारे तरफ से कोई सिंपैथी होनी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों धर्म के नाम पर कुछ लोग आज सड़कों पे भी उतर आते हैं, बीजेपी आरएसएस के नारे लगाते हैं, पत्थरबाजी भी कर देते हैं? कौन है ये लोग? एक बहुत पहले स्कूल टाइम में एक शेर पढ़ा था मैंने, सर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपको इसका सीधा सा जवाब मैं दे देती हूँ। पीएफआई के लिए कोई सिंपैथी किसी को नहीं है, किसी भी आतंकवाद के लिए किसी मुसलमान को कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अजय बढ़ाइए। क्या बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं आया आपके पास अभी तक मेरा? हाँ, अब बोलिए यास्मीन। हाँ, एक शेर मैंने बचपन में पढ़ा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो आपको पीएफआई के लिए हो या किसी के लिए भी हो, आतंकवाद की किसी के लिए दिल में कोई जगह नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर पहले उसे साबित करना पड़ेगा, हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। पीएफआई के लिए सबसे बड़ा, एक साल पहले मैं आपको बता दूं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हर ऑफिस में जाके और छापे पड़े थे और वहां से सामान लेके चला गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई सबूत नहीं मिला। अरे कुछ तो शर्म करो। वो लोग जो कि सड़कों पे आते हैं, जो गलत बातों पे एहतजाज करते हैं, जब कोविड में लोग मरते हैं तो लोगों की लाशें उठा के दफनाते हैं, जिसमें कि बाप बेटा एक दूसरे का रवादार नहीं होता, उस पे बेटा बाप का नहीं कंधा देने को तैयार होता, हिंदुओं की अर्थियां लेके जाते हैं, मुसलमानों के जनाजे जलाते हैं। अगर आप साउथ में देखोगे, जब बाढ़ें आती हैं वो लोग काम करते हैं। आप किस तरह की सोच रखने वाले लोग हो? पहले साबित करो, जिस दिन साबित हो जाए उस दिन बात करें। कौन करेगा? कोर्ट करे? नहीं, देश कोर्ट से चलता है ना। यास्मीन जी एक सेकंड, देश किससे चलता है? यास्मीन जी, देश किससे चलता है? देश कानून से चलता है, तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। साबित कौन करेगा? साबित कहां पर होगा? साबित कोर्ट में होगा। नहीं, साबित कोर्ट में होगा। हाँ, तो सबूत कहाँ रखे जाएंगे? कोर्ट में रखे जाएंगे। कानून में फैसला कौन देगा? फैसला जज देगा। पूरी बात सुनी मेरी? केस कौन चलेगा? एनआईए चलाएगा। आप पूरी बात सुन लीजिए। एक साल मैं बोलूं? बोलिए। एक साल पहले मैंने अभी आपको क्या कहा? एक साल पहले ये सारी कार्रवाई हो चुकी, सारे सबूत लेके जा चुके। तो एक साल पहले थे, क्या इंतजार क्यों कर रहे थे? क्यों नहीं कोर्ट गए? क्यों नहीं सबूत सामने लाए? आप बार बार फंडिंग की बात करते हो। आप एक बात बताओ, साउथ में आज से 70 साल पहले से लोग कमा रहे हैं, शुरुआत है, तो कहाँ की फंडिंग है? वो कहाँ से फंडिंग होगी? एक साल पहले जो आपने 2-4 कंप्यूटर और कुछ वहां पर रेट्स देख लिए, उसी का तो नतीजा है। संजीव उनियाल, एक सेकंड, अब आप उसका कच्चा चिट्ठा सुन लीजिए। अब आपने कहा ना, अब देखिए संजीव उनियाल जो है वो बाकायदा जो है कोर्ट जाते रहते हैं। अब आप उसी का सुन लीजिए। लाए क्यों नहीं? अरे अब वो पब्लिक डोमेन में, यास्मीन जी मेरे को थोड़ा देंगे, आपको थोड़ा देंगे। एजेंसी बैठी किस लिए? कि देश के ऊपर आने वाले खतरे को या आपके ऊपर मेरे ऊपर आने वाले खतरे से पहले जो है सचेत होया जा सके। तभी तो वो एक साल पहले अगर कार्रवाई ना की होती, ना जाने इससे पहले, यही तो कहा जा रहा है, ना जाने इससे पहले देश का क्या हाल हुआ होता। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है 14 राज्यों में, बिना सबूत के, मतलब बिना सबूत के। लाइए, हम जूते मारेंगे खड़े होके, पब्लिक जूते मारेगी। लाइए सबूत। नहीं है सबूत कुछ भी आप लोगों के पास। आप लोग सिर्फ सबूत कोर्ट में देंगे ना। संजीव उनियाल, फिर उसके बाद चक्रपाणी महाराज, आपके पास किसी के लिए संजीव उनियाल, चक्रपाणी महाराज, फिर उसके बाद मोमुना। ठीक है, सिर्फ उस पे बात करना चाहते हो, आप मुद्दों से भागते हो। ये है। मैं संजीव उनियाल आता हूँ।
महमूना आता हूं मैं आपके पास, पहले संजीव उनियाल, फिर आप, फिर चक्रपाणी महाराज। मैं आधी बात सुन पाया, पर मैंने भी बचपन में एक श्लोक सुना था, स्वधर्मा निधर्म चेरा पर धर्मा निराश्रया। अपने धर्म में रहते हुए, अपने रिलीजन में रहते हुए मैं मर जाऊंगा, मतलब है आपने पूरा सुन लिया था। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, फिर भी जो है ना अपने धर्म को नहीं बदलूंगा, परंतु कुछ पैसों के लालच में कुछ गड़बड़ करके मैं अपने देश के धर्म के साथ अपनी देश की जड़ें काट दूंगा और बाहर के लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। जो 72 साल पुराना नेहरू का देश नहीं है। आप ये कर रहे हो? नेहरू मुझे का देश पता नहीं नहीं था है। कि आप इतने तजर्बेकार हो कि आपको ये बातें पता है और आप ये कर रहे हो। मुझे मालूम है। अरे बेच नहीं रहा कोई देश को, आप लोग देश को बेच रहे हो। बेचने वाले लोग बेच रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं शर्म 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 शर्म। जो कि अपने बेटे को लगातार सींचने का काम करती हैं, उनको लगातार देश के अगर आप इतने गंदे और बदतमीज आदमी हैं जिनको मैं इस चैनल पे बात नहीं कर सकती, मैं बात नहीं करूंगी इतने बदतमीज आदमी के साथ, मैं बिल्कुल बात नहीं किया जाएगा। जो देश तो यास्मीन जी फिर इसमें भागने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए भाई, आप क्लीन चिट दे सकती हैं, नहीं आप क्लीन चिट दे सकती हैं यास्मीन जी, ठीक है, अगर आपको जाना है आप जा सकती हैं। एक सेकंड संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी एक सेकंड, संजीव उनियाल जी एक सेकंड, मतलब महमूना भी तो बैठी हुई है ना भाई, आप क्लीन चिट दे सकती हैं और शट अप तमाम लफ्जों का इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल क्लीन चिट दे सकती हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं आतंकी साजिश के सबूत मिले हैं, टेरर फंडिंग हुई है, अगर वो उस तरफ का पक्ष रखते हैं तो आप उनके साथ डिबेट में नहीं बैठना चाहती। मतलब इतना ज्यादा जो है इंटॉलरेंस हो जाता है। महमूना अपनी बात रखिए, फिर चक्रपाणी महाराज। महमूना अपनी बात रखिए, फिर चक्रपाणी महाराज। जी मैं रखी हूँ अपनी बात। आवाज आ रही होगी? आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो वाकई आतंकवादी हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। मैंने क्या कहा, हम लोग संविधान को तोड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे, बिल्कुल, और हम लोगों को ये सबूत देने के लिए भी नहीं बैठे कि हम देशभक्त हैं या नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम मजहब में सबसे पहले ईमान की दलील है वतन से मोहब्बत, और हम कर रहे हैं वतन से मोहब्बत। जब देश में कहीं पर भी अपराध होता है ना, तो सबसे पहले हम खड़े होते हैं पर आवाज उठाने के लिए। दलित के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम खड़े होते हैं, किसी हिंदू के साथ होता है हम खड़े होते हैं, किसी सिख के साथ होता है हम खड़े होते हैं। तो सर हम कोई किसी अपने देश की शांति को भंग नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर उन 106 लोगों को आपने पकड़ा है तो वो सबूत भी तो पेश कीजिए ना, ताकि जनता समझ सके कि वो गलत है। बिना सबूत के तो हम कैसे माने कि वो गलत है? आप मुझे बताइए ना। तो सबूत पेश करेगी ना, ये तो उसका काम है। वरना तो हमें कहेंगे, वरना मैं भी आपके साथ बैठ के डिबेट करूंगा, वरना तो एजेंसी का ये फेलियर होगा ना। कम से कम हम अपनी एजेंसी पर, अपने लॉ एंड ऑर्डर पर अब तो इतना तो बिलीव रखें कि कि टेरर फंडिंग, उसके बाद तमाम तरीके की हिंसा सब जगह पर। देखिए वो वीडियो वायरल हो रहे कि मार्शल आर्ट वाले, जिसमें कहा जा रहा है कि हमने मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, पीएफआई के लोग जो है वो तैयार करो, तमाम चीजें। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा कि उससे गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी एजेंसी पे एतबार करके इंतजार तो कर सकते हैं ना। महमूना की वो रखेगी सबूत, वरना आप और हम ही चर्चा करेंगे उसकी नाकामी की। तब तक जो है हम उससे धर्म विशेष का जामा पहना करके ऐसा क्यों कहे, सबूत की तरह। रात को तो गिरफ्तारी हुई, आज तो कोर्ट में पेश ही तक नहीं हुई, आज ही सबूत दे देते। ठीक है यास्मीन जी, फिर चक्रपाणी। एक सेकंड अग्नि परीक्षा में किसने इंतजार किया था? आग लगा दी थी बिहार में। इंतजार कीजिए आप भी, हम भी इंतजार करें, आप भी इंतजार करें। ठीक है यास्मीन जी बोलिए। वो कह रहे हैं हम भी इंतजार करें, आप भी इंतजार करें, तो उसमें क्या परीक्षा में तो इंतजार करवाया होता ना, जब बिहार में आग लग रही थी। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, एक सवाल मेरा बस, कि अगर वो कल को बेगुनाह निकलते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो क्या सरकार मुआवजा देगी? कल को अगर यहाँ पर बैठे बैठे जो है कि यहाँ पर देश में धमाके हो जाते हैं,
कल पर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री पर कोई अटैक हो जाता है, जहां पर आप बैठी हैं वहां पर जो है कोई किस तरीके से जो है नहीं पाकिस्तान नहीं, मुझे उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी नहीं, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। ये पूरी दिल्ली अगर जल जाती है, ये बाकायदा जो है जहां से ये हिंसा एक जगह से शुरू हुई थी, उसके बाद ये हिंसा पूरे देश में जो है पूरे भारत को बर्बाद करने तक फैल जाती है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। अरे एनआरसी के लोग इतने 2-2 साल से नौजवान लड़कों का कैरियर खराब हो रहा है, उन्होंने कौन से धमाके किए थे मुझे बताइए तो सही ना, क्या धमाका किया था उन्होंने? नहीं, चिकन नेक काटने की बात किया करते थे ना, तो अंजाम तक तो पहुंचेंगे ना कि देश को टुकड़े और देश को जो काटने की बात किया करते थे ना, आप उन्हीं के डिफेंड करने के लिए आया करती थी ना। ठीक है, बहुत देर हो गई है। चक्रपाणी महाराज, नवल किशोर दास। प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है, चक्रपाणी महाराज, नवल किशोर दास, सिर्फ उन्हीं का आवाज। एक सेकंड, नहीं होना चाहिए। नहीं है। देखिए ऐसा है सचिन जी कि हिंदू सचिन जी मौलाना साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए देखिए सचिन जी, अरे बोलने दीजिए सचिन जी, इनको शांत कराइए ना, तो डिबेट की याद कर रहे हैं। देखिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं, अरे बोलने दीजिए ना। आज तो फिर कांग्रेस भी लेकर के आए थे ना कि देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हिंदू टेररिज्म से है। कितने हिंदू, आपने यहाँ पर हिंदू आउटफिट, हिंदू टेररिस्ट देख लिए, कितने लोग आ गए यहाँ पर। अगर धर्म संसद भी होती उसके बाद भी तमाम लोग जेल चले जाते उनको डिफेंड करने के लिए। कितने लोग आ गए यहाँ पर, बैठ गए थे, कोई नहीं खड़ा होता ना। लोग आते हैं डिफेंड करने के लिए, तब सवाल उठता है। यास्मीन जी बोलिए, यास्मीन जी उंगली उठा रही है, फिर चक्रपाणी, बस ये दो बोलिए यास्मीन जी। मैं जवाब दूंगी आपको, फिर सुनने का हिम्मत रखिए। नहीं, बिल्कुल हिम्मत है। जब मैं जवाब दूं तो बदतमीजी पे मत आइए, सुनने की हिम्मत रखिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि शिंदे साहब ने एफिडेविट दिया है कि आरएसएस में लोगों को बम बनाना सिखाया जाता है, आरएसएस वाले बम ब्लास्ट करना चाहते हैं। कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चले, कितने लोगों की इंक्वायरी हुई, मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मैं मान लूंगी। नहीं, आरएस मनी का स्टेटमेंट भी देखा था, वो किताब भी आपने पढ़ी है। नहीं, आप शिंदे साहब की वो जिक्र तो कर देती हैं, उस वक्त देश को जाकर के क्या बताया जाता था वो देखा था आपने। 26/11 भी किसने किया था वो तो बता दिया गया था, आरएसएस ने किया था, कलेवा बांधा था, सब कुछ था। तो मैम ऐसा है कि देश ने वो सब दौर देखा है, देश ने वो सब दौर देखा है, देश ने वो सब दौर देखा है। अब ऐसा है कि आरएसएस का डर दिखा के मुसलमानों को इकट्ठा हो जाएंगे, ये सब जो है मतलब उस तरीके से बाहर निकली। मैं कह रहा हूँ ये तो आपकी भलाई के लिए है, जवाब दीजिए। ये आपकी भलाई के लिए है। आपने नहीं बताया इतने दिन चक्रपाणी महाराज के बाद जो है क्या देखिए सचिन जी, अभी सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको पकड़ना हमारी भलाई है। वाह, देखिए सचिन जी, अभी यास्मीन बहन जी अभी शेरो शायरी कर रही थी कि पत्थर भी तो और क्या क्या बोल रही थी, विक्टिम कार्ड खेल रही थी। मैं कहना चाहता हूँ, देखो एक शेर है कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है, युद्धों में कभी सुन लीजिए बहन जी, युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। सवाल इस बात का है कि इस देश में इतने जयचंद हो गए, ऐसे गद्दार हो गए, जब आप एक जरा बताइए कि जो दहशतगर्द है उनके समर्थन करने के लिए लोग बैठ जाते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो जिससे मानवता खतरे में है उस खतरे के कहां तक विरोध करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, तो उसके समर्थन लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक नरगिस बहन बैठी है, वो कह रही है कि हमने हमेशा विरोध किया। अरे कितने लाखों बहनें हमारे लव जिहाद की शिकार हो गई, एक बार भी आपकी मुस्लिम संस्थाओं ने उसके खिलाफ जो है फतवा जारी नहीं किया, आतंकियों के खिलाफ एक बार भी लव जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। हमारे जगह दोनों बहनें जो है जिहादियों के समर्थन में बैठी है, हमारे मौलाना साहब जिहादियों के समर्थन में बैठे। हमारे की दुर्भाग्य की बात है, आज ये हमारी बहनें जो हमारे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उसके समर्थन में बैठी है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, अरे दुर्भाग्य की बात है, ऐसी राष्ट्रद्रोह ठीक नहीं है। मेरी बहनों समय है, बहनें समय है, अभी भी लोग हो साबित करो, साबित करो, साबित करो। तो साबित कोर्ट में होगा ना यास्मीन जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, जज के सामने होगा, कोर्ट में होगा, एजेंसी की जिम्मेदारी है। हमारा देश है, आप करवाओगे क्या फिक्र? हमारा देश है, यहाँ क्या हुए? एक एक करके
एक एक करके जिसका मैं नाम लूं एक एक करके, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना बहनों पड़ेगा। उनको समझा लो और कौन है जिहादी RSS? सिर्फ नवल किशोर दास जी की और आवाज, दूसरा सिर्फ क्या नवल किया किशोर दास जी बताएं। की आवाज, क्योंकि बाकी सबकी आवाज मुझे थोड़ा सा डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, वरना किसी की आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही। नवल किशोर दास, उसके बाद यास्मीन फारूकी जी और मैमूना जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नवल किशोर दास जी, अब तक की डिबेट आपने देखी भाई, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि शिंदे साहब ने दिया वो एफिडेविट की आरएसएस ये करता है, मतलब उस तर्क से क्या मतलब, ये किस तरीके के तर्क लेकर के आ जाएंगे कि नहीं फिर जो टेरर फंडिंग कर रहा है उसको हम जायज ठहरा देंगे, सबूत लेके आओ, सबूत कोर्ट में लेकर के आएंगे ना, कम से कम अभी तो मत बचाइए, आरोपी तो है ना, और जिम्मेदारी ये हो जाती है एजेंसी की। सचिन जी, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक एक वर्ग को सरकारें केवल नतमस्तक होते नहीं, पूछा नहीं आप क्या कर रहे हो। आज सरकार पूछ रही है कि भाई हम आपको पैसा देते तो हम नहीं पूछेंगे आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं या राष्ट्र के लिए खतरा हैं, क्या यहाँ की जो एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ नहीं करेंगी क्या? ये उनका कर्तव्य है। राष्ट्र के लिए जो भी खतरा बनेगा, चाहे कोई बना रहे, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, धर्म हम बीच में नहीं लेके आते। ये लोग धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एकजुट हो जाते, क्या तरीका है? इनको हिम्मत होना चाहिए आतंकवादियों को आतंकवाद कहने का, जो लोग राष्ट्रद्रोही उनको राष्ट्रद्रोही कहने का। अब एजेंसियां जो सबूत दिखाएंगी कोर्ट में दिखाएंगी, आप कोर्ट तो नहीं हो, ये देश संविधान से चल रहा है ना, शरीयत से नहीं चल रहा है कि किसी इमाम को दिखाया जाएगा, जज को दिखाया जाएगा ना। हाँ, यदि मान लीजिए किसी ऐसे को अरेस्ट किया है और बाद में और उससे खिलाफ नहीं जाता है तो आप पूछ सकते हो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से पूछ रहे हो क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। इनके जो सबूत थे इकट्ठे किए जा रहे थे कि वास्तव में ये लोग गतिविधियों में हैं कि नहीं, राष्ट्रद्रोह में सम्मिलित हैं कि नहीं। जब मुझे लगता है एजेंसियों को पक्का लग गया होगा, प्रूफ मिल गया होगा कि ये गतिविधियां गलत चल रही हैं, तभी अरेस्ट किया गया है। यहाँ किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से धर्म की दुश्मनी नहीं है। हाँ, राष्ट्रद्रोही राष्ट्रद्रोही है, चाहे कोई बना रहे, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए खतरा है, यहाँ की सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे वो कितना बड़ा बना रहे, चाहे कोई धार्मिक बना रहे, किसी धर्म का बना रहे, उसके साथ यही होगा, उसे अरेस्ट करके जेल में भेजा जाएगा। और जाना ही चाहिए। आतंकवादी तो जेल में ही जाएगा ना, राष्ट्रद्रोही तो जेल में ही जाएगा ना। यास्मीन जी हाथ उठा रही, मैं उनका जवाब ले लेता हूं, फिर मैं वापस आपके पास। किसी समाज के हो, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खड़े होना चाहिए। नोमानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप बीच में बोलते हैं, म्यूट रहते हैं, आपकी आवाज कहीं नहीं आती, ये तस्वीर अच्छी नहीं जाती, खाली आप ऐसे सिर्फ ऐसे लिप सिंक जारी होती है आपकी। आप राष्ट्र की बात आती है, आपका मैं नाम लूंगा तब बोला कीजिए। ठीक है, यास्मीन जी जवाब देना चाह रही हैं। पर इस्लाम का सहारा लेकर के कोई राष्ट्रद्रोह का काम करेगा, कोई बम फोड़ने का काम करेगा, तो लोगों को तो घसीट करके जेल में बंद किया जाएगा। आतंकवादियों को तो आतंकवादी कहा जाएगा, उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक, अब आज यास्मीन। बिल्कुल आदरणीय पंडित जी, मैं आपका बहुत रिगार्ड करती हूँ, बहुत, मैं क्योंकि हर मजहबी आदमी का बहुत रिगार्ड करती हूँ। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि जो आतंकवादी हैं ओरिजिनली उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा है, उनको इतनी ढील दी जा रही है कि वो दिल चाह रहा है जो कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अकेले देख के मार रहे हैं, सारी दुनिया के कोई पकड़ने वाला उन्हें नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट पे आती हूँ पीएफआई के, तो देखिए पीएफआई का अगर कसूर निकलता है उसको दंड मिलेगा। हालांकि हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरह की हो गई है कि अभी तीस्ता जो हैं उनको पकड़ा गया था, कोई सबूत नहीं मिला। आपने सीतलवाड़ा जी को, आरवी श्री कुमार जी को, जुबैर जी को, मतलब कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है और उसके बाद आपको सबूत अभी तक नहीं पहले मिले। उनको क्यों आप आपने तीस्ता सीतलवाड़ा की फाइंडिंग्स देखी, एजेंसियों का काम है, आपने वो एसआईटी देखी है, उसमें वो बाकायदा उसमें वो डॉक्यूमेंट देखे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, किस तरीके से पूरा करियर जो है पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती थी, क्या एफिलिएशन था। अब आप उनको भी बेकसूर कहने लग गई। किसी को फांसी पर नहीं लटकाया, मैं नहीं बोली, जब कोई और बोला था, अभी तो अरेस्ट जब कोई और बोल रहा था मैं नहीं बोली थी। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, एक मन नवल किशोर रुक जाइए, बोलिए। अच्छा यास्मीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, एंकर को बायस नहीं होना चाहिए, उसको दोनों अकेला होना चाहिए। आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगे तो। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, आप मेरी बड़ी हैं, कोई अच्छी दुआ, कोई अच्छी बात कह रही होंगी, एक साथ कितने लोगों पे बिला वजह हमला किया,
तो आप, मैं यही कहती हूँ बार बार, आतंकवाद एंकर अगर कोई कोई है पक्षपाती उसे बना साबित दिया। करो, प्रूफ लाओ। यही सोच की आप दिक्कत है। बिल्कुल सड़क पे घसीटो, हम साथ हैं, हम चप्पल लेके साथ में दौड़ेंगे, ठीक। पर जबरदस्ती कोर्ट इस में तरह रखा माहौल जाएगा भाई, खराब क्या मत हो रहा है करो सचिन जी? कि इलेक्शन आने वाला है तो हम मुद्दे वो वाले ले आए, मदरसे में सारे प्रूफ वो दिखाया मुद्दे ले जाएगा आए क्या? जिनका कोई मकसद नहीं हो है, गई। और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भाग जाए। लेकिन यास्मीन फारूकी कौन तय करेगा? कोर्ट में ठीक दिखाएगी है, एजेंसियां। नोमानी साहब एक कमेंट आपका, फिर कोर्ट उसके बाद में लास्ट एजेंसियां कमेंट जो है ओनियाल साहब का। नोमानी साहब ये कौन तय करेगा? आतंकवादियों पर दया दिखा ये रहे हो कोर्ट्स इस्लाम तय के नाम करेंगी पर। ना, ये कोर्ट्स तय इस्लाम करेंगी, के कोर्ट्स नाम ने पर पकड़ना है। आतंकवाद अब ऐसा फैलाने तो है की नहीं कि कोशिश भैया नहीं वो जा सकते। रोज शाम को आकर के जो है बहस करते हैं अब्दुल हमीद नोमानी, उनको तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर मुमीना बैठती है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हम इस देश में रहते हैं भाई, वो 100 लोग ही चुने गए हैं इस इतने 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन से, वो 100 लोगों ने कुछ किया होगा, कुछ तो कच्चा चिट्ठा होगा ना एनआईए के पास। अब्दुल हमीद नोमानी, सरकार के अगेंस्ट मैं कह रहा हूं, हमारी बात भी सुनिए ना। हाँ बोलिए। अरे इनको चुप करिए भाई, इनको चुप कीजिए ना। जो जाएगा मैं ये कह रहा हूं, अरे नवल किशोर जी, आप जो है थोड़ा खामोश भी रहिए ना, आप तो धार्मिक आदमी है, आप जो है सड़क छाप लोगों की तरह क्यों शुरू हो जाते हैं? मैं कह रहा हूं कि जो भी अपराधी है उसको दंड मिलेगा, जो आरोपी उसको आरोपी कहिए, और जब ये कोई संदेह के आधार पर कार्रवाई होती है, अगर वो संदेह के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपराधी सिद्ध होने से पहले उसको अपराधी घोषित करना और जहां जो है जो स्टेडियम बैठ के किसी को जो है वो किसी के बारे में निर्णय कर देना, जो है जजमेंट देना, ये गलत है। तो कौन दे रहा है? ये तो कह रहे हैं साजिश के आरोपी, जो है रख के बातचीत होनी चाहिए। साजिश के आरोपी तो कह रहे हैं, लेकिन मैं साथ थोड़ा ना दे रहा हूं साजिश के आरोपियों को, आप तो साथ दे रहे हैं, मुमीना तो साथ दे रही है कि अगर एक भी आदमी यहाँ पर वो सारे इनोसेंट निकल गए तब क्या होगा? अगर एक अपराधी निकल गया, अगर एक आतंकी निकल गया, अगर एक ने ब्लास्ट कर दिया तो उसके जिम्मेदार क्या हम यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट ले लेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि आरोपी है, और उस आरोपी को अपराधी या निर्दोष सिद्ध करना, उस आरोपी को, हाँ, उस आरोपी को अपराधी या निर्दोष सिद्ध करना ये एनआईए के उस ट्रायल का काम है, और जिसका फैसला कोर्ट्स करेंगी। आप तीनों और हम तीनों तो नहीं कर सकते ना, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ये क्लीन चिट दे रहे हैं, ये कहते हुए मोमिना की तरह कि अगर यहाँ पर वो बेगुनाह निकले तो ये भी तो तर्क हो सकता है ना, जिस आतंकी फंडिंग साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, अगर वो आतंकी निकले तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इसलिए देश सबसे पहले है, देश के साथ खड़े होना सीखे। मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।